हेलो गाइस, दिस इज़ मी महिमा एंड मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 12। ये वर्कशीट 3 अगस्त 2021 के लिए है। आज हम सामाजिक विज्ञान क्लास 10 की वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है सत्ता में साझेदारी। क्या टॉपिक दिया हुआ है? सत्ता में साझेदारी। चलिए देखते हैं सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ होता है और आज के टॉपिक में हमें क्या क्या समझाने की कोशिश की गई है। सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे लोकतंत्र में सभी लोगों का तंत्र होता है, यानी सभी लोगों की अपनी अपनी ओपिनियंस होते हैं और उसके बिहाफ पे जनता के आधार पर राज किया जाता है। तो इसीलिए सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। संसार में बहुधा मतलब बहुत सारे प्रकार के, तो संसार में बहुधा समाज, बहुत तरह के समाज हैं, विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए हैं। यानी समाज में, इस संसार में बहुत तरह के समाज हैं, वो अलग अलग जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए हैं। इसलिए इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है, क्योंकि हर एक जाति, रंग और भाषा की अपनी विशेषता है। इसीलिए सबको सम्मान प्रदान करना आवश्यक है। सत्ता में साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हम बेल्जियम का उदाहरण की सहायता लेते हैं। यानी कि यहाँ पे समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल लिया गया है बेल्जियम का। ठीक है, बेल्जियम क्योंकि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस टॉपिक को समझाने के लिए, इसलिए यहाँ पे बेल्जियम को चुना गया। चलिए देखते हैं आगे। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। ठीक है, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा है। इस छोटे से देश के समाज में जातीय बुनावट बहुत जटिल है। जातीय मतलब अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो जातीय बुनावट बहुत जटिल है। यहाँ की 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। ठीक है, यानी कि यहाँ की 59% जो आबादी है वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा का प्रयोग करती है, यानी डच भाषा बोलती है। लगभग 40% आबादी वेलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। ठीक है, राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषा है, जबकि 20% डच भाषी है। ठीक है, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। 2-3 बातें बहुत ध्यान से रखनी है याद आपको। पहली चीज़ कि 59% लोग जो हैं वो क्या है, कौन सी भाषा बोलते हैं? डच बोलते हैं। 40% जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। और जो इसकी राजधानी है, ठीक है, राजधानी किसी भी कंट्री की जो कैपिटल होती है उसका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ की 80% आबादी जो है वो फ्रेंच बोलती है, जबकि 20% डच बोलती है। और एक्चुअल में ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? डच बोली जाती है। पर जो यहाँ की कैपिटल है वहाँ पे डच जो है वो कम बोली जाती है। समझ गए आप? पूरे देश में डच ज़्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन जो कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी के अंदर डच जो है वो सिर्फ 20% लोग बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध हैं। यानी कि अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है वो कौन है? फ्रेंच भाषी लोग। जो फ्रेंच बोलते हैं उनकी संख्या कम है। और किसी भी देश में जिनकी संख्या कम होती है वो क्या होता है? पिछड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जो फ्रेंच भाषी लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, वो कैसे हैं? ज़्यादा समृद्ध हैं, ज़्यादा धनी हैं और ताकतवर रहे हैं। ठीक है, बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने के लिए डच भाषी लोगों को इस स्थिति में नाराजगी थी। तो आगे देखते हैं। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा और डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे। तो दिक्कत क्या थी कि पूरे देश में जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी वो क्या बोलते थे? डच बोलते थे, और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कम थी। लेकिन जो कैपिटल सिटी थी वहाँ पे प्रॉब्लम थी। कैपिटल सिटी में क्या था? फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी, डच बोलने वालों की संख्या बहुत कम थी। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो अल्पसंख्यक थे, यानी फ्रेंच बोलने वाले थे, वो ज़्यादा समृद्ध थे और जो डच बोलने वाले थे वो पिछड़े हुए थे। इन चीज़ों को लेके आपस में दोनों फ्रेंच और डच लोगों में क्या हुआ? टकराव बढ़ गए। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। आपको यहाँ पे मैप देखिए कुछ चीज़ें इंडिकेट की गई हैं। इन ब्रुसेल्स में आपने देखा कि ये फ्रेंच है और ये डच है। फ्रेंच बोलने वालों की संख्या और डच बोलने वालों की संख्या, फ्रेंच वाले 80% हैं और डच वाले सिर्फ 20% हैं। ठीक है, तो डच वालों की संख्या बहुत कम है। और जबकि पूरी कंट्री में अगर देखा जाए तो यहाँ पे डच 59% बोलने वाले लोग हैं और जबकि फ्रेंच स्पीकर्स ओनली 40% हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स जो हैं वो काफ़ी कम है और जर्मन स्पीकर ओनली 1%। तो आगे देख लेते हैं। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम में, यानी 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम में अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानापन का एहसास ना हो एवं सभी मिलजुल कर रह सकें। यानी कि उन्होंने क्या किया, उनके देश में जो भी नियम थे उनमें परिवर्तन किए, बदलाव किए, ताकि देश में किसी को ये ना महसूस हो कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है या उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। ठीक है, टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम, टकराव को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। पहला कदम था केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों को की समान संख्या। क्या किया कि जब वहाँ की जो भी सरकार थी उसमें फ्रेंच और डच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर बराबर कर दी कि कोई ये ना कह सके कि भाई फ्रेंच वाले ज़्यादा हैं डच वाले कम है या डच वाले ज़्यादा हैं फ्रेंच वाले कम है। दोनों टाइप की भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर हो गई। दूसरी चीज़, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई, यानी कि उस छोटे छोटे एरिया के जो सरकार थी उनको दे दी गई पावर। आगे है ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी ब्रुसेल्स कैपिटल की अलग सरकार बना दी गई और उनको दोनों जो भी स्पीकर्स हैं उनको अलग अलग, दोनों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया। लास्ट टॉपिक है, लास्ट जो इसमें कदम उठाया गया था, सामुदायिक सरकार का निर्माण इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता है। यानी कि चुनाव जो होता था वो किसके आधार पे होता था, भाषा के लोगों के आधार पर होता था। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक यानी एजुकेशन, सांस्कृतिक मतलब जो भी परंपराएं होती हैं तथा भाषा संबंधी शक्तियां हैं। तो ये 4 बड़े बदलाव किए गए थे। ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो भी ऑप्शनल दिए गए हैं, इसलिए मैं आपको अलग से इनके आंसर्स ना बता के इसी वर्कशीट में ही इनके आंसर्स करवा दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोग बहुसंख्या में हैं। ठीक है, तो बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोग बहुसंख्या में हैं। आपको बेल्जियम बोला गया है, कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं बोला गया। तो बेल्जियम में सबसे ज़्यादा बोलने वाले क्या हैं, डच भाषा। कौन सी भाषा बोलते थे सबसे ज़्यादा लोग, 59% डच बोलते थे। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, बी यानी डच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम में टकराव रोकने के लिए उठाया गया कदम नहीं है। नहीं पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो 4 कदम है, इसमें बोला गया है कि कौन सा कदम नहीं उठाया गया। ऑप्शन 1 है क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियां दी गई, तो यस बिल्कुल दी गई थी। नंबर 2 है सामुदायिक सरकार का प्रावधान, तो सामुदायिक सरकार का प्रावधान भी रखा गया था। ब्रुसेल्स में अलग सरकार, यस ब्रुसेल्स में अलग सरकार भी बनाई गई थी। तो कौन सी चीज़ नहीं इसमें इंक्लूड है, तो ये वाला सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति, इसमें नहीं पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, सी। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, सेकंड का आंसर क्या होगा, सी, सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति। तो पहले का आंसर जो है वो ऑप्शन बी है और दूसरे का आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। ये है हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी सीएबी संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए। तो भैया हाथों को तो ज़रूर धोना है आपको और धोते रहिए, कोरोना जब तक ख़त्म नहीं होता है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। यदि आपको वर्कशीट समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और हमसे जुड़े रहना है।